12,000 रुपए करेंगे। यानी पहले आप एसेट क्रिएशन करिए तब डिस्ट्रीब्यूशन करिए। आचार्य जी ने कहा क्यों सबको सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए स्वास्थ्य की, बिल्कुल। आप देखिए जब हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई तब हमने कहा 70 वर्ष से अधिक आयु के हर व्यक्ति को स्वास्थ्य कवर मिलेगा। यानी उस आयु वर्ग में जब स्वास्थ्य की आवश्यकता सर्वाधिक होती है तब हमने कहा हर व्यक्ति इंटाइटल्ड होगा। यानी जो जो आपकी स्थिति बढ़ती चली जाए त्यों त्यों आप लोगों को सुविधाएं मुहैया कराते चले जाएं। परंतु इसमें दो बातें बहुत गंभीर हैं जो देश को समझना चाहिए। एक, जिन जिन नेताओं ने सबसे ज्यादा कहा हम गरीब और वंचितों की राजनीति कर रहे हैं, वो देखते देखते उनके परिवार सैकड़ों करोड़ की संपत्ति के मालिक हो गए। यानी चंद हजार रुपए आपको बांटे और हजारों करोड़ अंदर कर लिए। दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक आपने तमिलनाडु का उदाहरण दिया और वहां से लेकर यूपी बिहार तक जिन्होंने कहा गरीब गुरबा की राजनीति कर रहे हैं, आज वो सब अपने अपने राज्यों में सबसे अमीर परिवार है। और दूसरा जो खतरनाक खेल होता वो क्या होता है, जैसे कांग्रेस पार्टी ने कहा, इंडी गठबंधन के भी लोगों ने कहा इन चुनावों में कि हम हर परिवार को 1 लाख रुपए हर परिवार की एक महिला को देंगे। अभी अभी भारत का बजट पास हुआ, मैं दर्शकों से कहूंगा जाके चेक करिए भारत की रेवेन्यू रिसीप्ट कितनी है। यानी भारत सरकार की कुल आय है 26,80,000 करोड़। भारत में परिवार कितने हैं? औसतन एक परिवार में 4.5 आदमी है, 140 को 4.5 से डिवाइड करिए, लगभग 31 करोड़ आता है। यदि आप ये कहें कि आप 80% परिवारों को देंगे, इसका मतलब हो गया अगर आप सारे परिवारों को कहें तो 31 लाख करोड़ रुपया आप बांटेंगे कितने में से, जब 26,80,000 करोड़ आपकी आमदनी है। ये तो सरासर मूर्ख बनाना हो गया जनता को। और उसके बाद पहली बार भारत के इतिहास में एक पॉन्जी स्कीम की तरह फॉर्म भरवाए गए कि तुम ये फॉर्म भरो। जैसे नहीं होता जो पॉन्जी स्कीम्स वाले होते हैं लोगों को धोखा देने के लिए, और फला तारीख को आना और खटाखट 8,500 रुपए तुम्हारे अकाउंट में आएगा। लखनऊ से लेके बेंगलुरु तक ऐसे तमाम उदाहरण आए जब अशिक्षित महिलाएं बेचारी जो कम पढ़ी लिखी थी वो इस हादसे में आई और वो फॉर्म लेके खड़ी हुई थी। आप सोचिए देश के साथ क्या करना चाहते थे। फिर मैं कह रहा हूं 26,80,000 करोड़ आमदनी है और 31 लाख करोड़ बांटने का वायदा जो आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने कहा। हां, किसी दिन स्थिति आएगी भारत की कि वो कह सकेगा कि 1 लाख रुपए दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई 6,000 दे रहे थे, 12,000 देने की स्थिति आई। जो जो स्थिति आगे बढ़ेगी हम ये करेंगे। परंतु या मैं अंत में फिर कहना चाहता हूं, ये सब वो पार्टियां हैं जिनके नेताओं ने खूब पैसे कमा रखे हैं, विदेशों में एसेट्स भी हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं कि 20 साल बाद 25 साल बाद देश का क्या होगा। हमारे तो प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि हम तो अमृत काल का यानी 2047 तक का पूरा विचार रखते हैं। हम वो पार्टी हैं, 10 साल की परफॉर्मेंस है, 25 साल का एजेंडा है। और उन्होंने कहा ये वो है जो 1000 साल तक भारत के भविष्य का आधार बनाएगा। 1000 साल की दृष्टि है और 10,000 साल की प्रेरणा है। तो हमारी सोच इस राष्ट्र के बारे में बिल्कुल भिन्न है। बाकी पार्टियों को इससे कोई मतलब नहीं। 5 साल 10 साल की सत्ता रहे, उसके बाद जो होना होगा सो होगा। अलग कैसे? अभी आप देखिए सुधांशु जी आप अलग कैसे बैठे हुए हैं? नहीं सुधांशु जी आप अलग कैसे, सब बैठे हैं। नहीं आप बोलिए, लेकिन आप अलग कैसे? महाराष्ट्र में थोड़ा सा आपका डामाडोल हुआ है, वहां पे 36,000 करोड़ सालाना अनाउंस कर दिया एकनाथ शिंदे जी ने, और उनकी इकोनॉमी नहीं है। महाराष्ट्र सरकार की इकोनॉमी इस लायक नहीं है अभी कि वो 36,000 करोड़ रुपए स्पेयर कर सके। आप कैसे कुलदीप कुमार से पूछेंगे, आप कैसे भाटी जी से पूछेंगे, आप कैसे कांग्रेस से पूछेंगे? आप भी वही है सर। ऐश्वर्य जी नहीं ऐश्वर्य जी आप क्या तुलना कर रहे हैं? हमने 6,000 रुपए साल की बात कही, इन्होंने 1 लाख रुपए साल की बात कही। हम यथार्थ पे बात कर रहे हैं। और हमारी महाराष्ट्र सरकार ने कहा ना, देश में नंबर 1 की इकोनॉमी कौन है? महाराष्ट्र ही है ना। नंबर 1 की इकोनॉमी महाराष्ट्र ही है, दूसरे नंबर पे गुजरात है और उत्तर प्रदेश आने लगा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं जहां पे हमारी सामर्थ्य होगी वहां हम देने का प्रयास करेंगे। और ये जो करते हैं, अभी कर्नाटक का उदाहरण देखिए। कर्नाटक बहुत उन्नत इकोनॉमी थी, आज इन्होंने कहा ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे। क्या स्थिति हो गई पानी की सप्लाई की वहां? और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की क्या स्थिति हुई? कोई दर्शक जाकर चेक कर ले, 2021-22 में 1,63,000 करोड़ रुपए का FDI आया है कर्नाटक में, और पिछले साल 54,000 करोड़ का, 1/3 पे आ गया। यही स्थिति पंजाब की है। हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र बैठे हुए, इनसे पूछिए पंजाब में क्या इन्वेस्टमेंट था कांग्रेस की सरकार के समय में, अपनी सरकार की बात नहीं करें, और क्या स्थिति हो गई अब। इसीलिए मैं कह रहा हूं शॉर्ट साइटेडनेस जो होती है राजनीति की, यानी तात्कालिक दृष्टि और दीर्घकालिक दृष्टि, दोनों में अंतर होता है। हम दीर्घकालिक दृष्टि की बात करते हैं। हम 25 साल 50 साल 100 साल बाद देश का क्या होगा यह विचार करके चलते हैं। और एक और मैं उदाहरण दे देना आगे ले आए कि 84 करोड़ है और डाटा की स्पीड भी बढ़ाई और कॉस्ट 1/25 कर दी।
जितना उस जमाने में एक दिन के 1 GB डाटा की कॉस्ट होती थी, उतने में आज आप 1 महीना चला सकते हैं। ये होता है वेल्थ क्रिएशन करके डिस्ट्रीब्यूशन करना, और एक होता है डिस्ट्रक्शन करना डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं सुधांशु जी, भाटी जी आ रहा हूं, कुलदीप जी आ रहा हूं, एक एक करके। ये आपने इंटरनेट की बात की तो ये कह रहा हूं, किया तो है आपने 84 करोड़, लेकिन ये जितनी भी बार राइट फ्रॉम मतलब कांग्रेस की सरकार से लेके आज तक, ये जितनी भी बार आप 5G की बात करते हैं, एक बार आप तो नोएडा आते रहते हैं टीवी चैनल्स डिबेट करने, ये जरा एक बार आप ही बता दीजिएगा मंत्री साहब को कि कितनी बार कॉल डिस्कनेक्ट होती है। 5G छोड़िए, बीच बीच में 1G भी चला जाता है। भाटी जी, रियलिटी है सुधांशु जी, आप भी जानते हैं इस बात को। भाटी जी, ये फ्री लैपटॉप देते रहेंगे कब तक? भाटी जी। नहीं, सुधांशु त्रिवेदी जी की बात का लब्बो-लुआब ये समझ में आया मेरी तो कि जो लोक लुभावन घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी करती है, जो फ्री चीज़ें भारतीय जनता पार्टी देती है, जो आर्थिक मदद भारतीय जनता पार्टी करती है, वो तो बहुत बढ़िया है, और जो दूसरी पार्टियां करती हैं वो बहुत ख़राब है। उससे जो है ख़राब स्थिति पैदा होगी। ये 5 किलो चावल दे दें तो वो तो दीर्घकालिक योजना है, वो तो दीर्घकालीन है, उसके भविष्य में बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। ये एक खाली सिलेंडर दे दें केवल कुछ लोगों को, और वो फिर भरने की स्थिति भी उनकी ना हो, तो वो तो दीर्घकालिक योजना है। और हम अगर कंप्यूटर दे रहे हैं, हमारे बच्चों को फीस में छूट दे रहे हैं, अगर हम दवाइयाँ फ्री दे रहे हैं, अगर हम इलाज फ्री दे रहे हैं लोगों को, तो वो खराब है, वो अल्पकालिक योजना है। देखिए, असली समस्या से ये जानबूझ के बच रहे हैं। असली समस्या ये है कि हमें सोचना ये पड़ेगा कि देश के नागरिकों के सामने ऐसी स्थिति आती क्यों है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन के लिए लाइन में लगना पड़े, या उन्हें फ्री की तरफ देखना पड़े। छोटी छोटी 500 रुपये महीना के लिए किसानों को लाइन में लगना पड़े, और 500 रुपये महीना को भी वो बहुत बड़ी उपलब्धि माने और सरकार का एहसान माने। ये स्थितियां इसलिए आती हैं कि आपने आम आदमी को निचोड़ दिया है, उनकी जेब खाली कर दी है, उनकी आमदनी खत्म कर दी है, उनके पास कोई संसाधन नहीं छोड़े हैं आपने देश की जो असली समस्या है। ऐश्वर्य जी, आज ये बहुत गंभीर चर्चा हो रही है, इसलिए मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं, देश की आर्थिक नीतियां खराब हैं। देश की आर्थिक नीतियां भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मोदी जी की सरकार ने 10-11 साल में ऐसी कर दी हैं कि अमीर लगातार अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लगातार गरीब होते जा रहे हैं। जो अभी लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे आया है, उसमें बताया गया है कि देश के ऊपर के 1% लोगों के पास देश की 22% प्रॉपर्टी है, और नीचे के 50% लोगों के पास केवल 15% प्रॉपर्टी है। जब सुधांशु त्रिवेदी जी की सरकार किसानों को 500 रुपये महीना देती है, तो उसका बहुत बड़ा एहसान दिखाते हैं और बहुत प्रचार करते हैं, और जब 9 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ उद्योगपतियों का माफ कर देती है, तो चुपचाप कर देती है, उसकी कोई चर्चा नहीं होती। अरे ये जो ये दे रहे हैं, किसी को मान लिया पानी में छूट दे रहे हैं, बिजली में छूट दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं, दवा दे रहे हैं, इन पर कितना खर्च हो जाएगा? 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़। आप 10-10 लाख करोड़ रुपए एक झटके में माफ किए दे रहे हैं। आप उद्योगपतियों को फ्री जमीनें बांट रहे हैं। अयोध्या में सेना की छावनी की जमीन